In last video we talked about the frame of reference or reference frames. In this video we are going to talk about the inertial frame of reference. तो inertial frame of reference क्या होता है? देखिए, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अगर कोई बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में अपीयर होगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में अपीयर होगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ body continues in its state of rest or state of uniform motion until no external force acts on it। जब तक कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर वो बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, फिर हम चलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। डेरिवेशन से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि एक पॉइंट है हमारा कि ऑल फ्रेम्स नोट डाल के इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ऑल फ्रेम्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस are also the inertial फ्रेम। ठीक, जितने भी हमारे फ्रेम्स हमारे इनर्शियल फ्रेम की रिस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे फ्रेम्स भी कैसे होंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम अपने डेरिवेशन को देखते हैं। मान लो एक ये हमारा फ्रेम है एस, ये हमारा कौन सा फ्रेम है? ये है हमारा एस फ्रेम। ठीक, इसके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक, ये इसका है ओरिजिन। ये कौन सा है हमारा? ये है रेस्ट फ्रेम, जिसका नाम है एस। ये कौन सा फ्रेम है? रेस्ट फ्रेम। ठीक, एक कोई दूसरा फ्रेम है एस डैश। दूसरा फ्रेम हमारा कौन सा है? एस डैश। और जो ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके एक्सिस हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक, एक हमारा इनर्शियल फ्रेम है एक्स वाई जेड, जो कि रेस्ट फ्रेम है, वो है एस फ्रेम। और एक है हमारा एस डैश फ्रेम, जो कैसा है? मूविंग फ्रेम। दूसरा हमारा कैसा फ्रेम है? मूविंग फ्रेम। एस डैश है हमारा मूविंग फ्रेम, और जो हमारा एस फ्रेम है वो क्या है? रेस्ट में है। ठीक, अब मान लो इस कोई पॉइंट पी पर कोई इवेंट ऑकर होता है। इवेंट कहाँ पर ऑकर होता है? पॉइंट पी पर। ठीक, अब देखो, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को इस रेस्ट फ्रेम के ओरिजिन और मूविंग फ्रेम के ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल आर। और इवेंट पी जहाँ पर हुआ है उसके बीच का हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं आर डैश। कितना कंसीडर कर लेते हैं? आर डैश। ठीक, तो आर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं आर। ठीक, अब देखो, जो हमारा ओ और ओ डैश के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है? आर। कितना है? आर। अब जो हमारा ये एक्स डैश फ्रेम है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी वी से हमारा मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम। और जो हमारा एस फ्रेम है वो किस में है? रेस्ट में। ठीक, तो ओ और ओ डैश के बीच में अगर डिस्टेंस है आर, ठीक, और
इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर इसको टी टाइम लगता है तो ओ से लेकर ओ डैश तक का हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, v इंटू टी, क्योंकि v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और टी टाइम में ये इतना आगे चला जाता है। इनिशियली ये हमारे दोनों फ्रेम रेस्ट में थे, लेकिन एस फ्रेम हमारा मूविंग फ्रेम था, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टी टाइम के बाद जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो ओ डैश पॉइंट पर पहुंच गया। तो ओ और ओ डैश जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी, v इंटू टी। कितनी होगी, v इंटू टी। ठीक, ये हमारा क्या होगा, दोनों ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, ये ओ डैश और पी। ठीक, ओ से ओ डैश आर डिस्टेंस और ओ डैश से पी के बीच का डिस्टेंस आर डैश डिस्टेंस। ठीक, अब देखो वेक्टर लॉ में अगर मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बना देता हूँ। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक, और तीसरा वेक्टर ये है। तो अगर ये आर वेक्टर है और ये आर डैश वेक्टर है तो इन दोनों का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से जो हमारा ये वाला वेक्टर होगा आर वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। ठीक, तो हम इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं अपना आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर डैश वेक्टर। ठीक, अब हम यहाँ से इसको इस साइड भेज देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर वेक्टर। ठीक, अब हमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, आर वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, वी टी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी, वी वेक्टर और टी टाइम। ठीक, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के साथ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी माइनस वी हमारा कांस्टेंट है तो आ जाएगा वार डी टी अपॉन डी टी। तो ये हमारा क्या हो गया, 1। ये हमारा 1 गया। डी आर डैश अपॉन डी टी, इसको हम मान लेते हैं यू डैश वेलोसिटी। डी आर अपॉन डी टी, इसको हम यू वेलोसिटी मान लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है डी एक्स अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, तो हम इस रिजल्ट को यूज़ करके इस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर को यू डैश वेलोसिटी लिख सकते हैं और डी आर वेक्टर अपॉन डी वेक्टर अपॉन डी टी को यू लिख सकते हैं और डी टी अपॉन डी टी 1, तो ये कितना आ गया, वी। तो हमारा क्या आ गया, यू डैश वेलोसिटी हम हमारे किसके इक्वल आ गई, यू माइनस वी। किसके इक्वल आ गई, यू माइनस वी। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, रिस्पेक्ट में हम इसको एक बार, तो क्या आ जाएगा, डी यू डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस डी वी अपॉन डी टी। अब देखो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो और अगर ये हमारा टाइम टेंडिंग टू 0 हो तो उस केस में वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी। तो इस तरीके से हमारा डी यू डैश अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, ए डैश, और डी यू अपॉन डी टी ए। और जो हमारी वी है ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो हमारी वी स्पीड से
एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो ये हमारी v होगी कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। सो ए डैश माइनस जी, तो इससे हमारा क्या आ गया ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू ए। अब देखो, अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो एस और एस डैश दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम है, कांस्टेंट है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो चाहे मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करें, चाहे हम उसको रेस्ट फ्रेम के कंसीडर करें, उन दोनों में हमारा जो एक्सेलरेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। जो हमारी यू डैश वेलोसिटी होती है वो रेफरेंस फ्रेम जिस वेलोसिटी से एस डैश मूविंग फ्रेम जिस वेलोसिटी से चल रहा होता है उस वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है। ठीक, तो ये थे इसके कंक्लूज़न। अब हम इसके बाद बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम की।